नमस्कार। कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका गौतम और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रदेश विधानसभा बजट के बारे में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 फरवरी को अपने कार्यकाल का दूसरा बजट विधानसभा पटल पर रखा और ये बजट जो है वो 29 फरवरी को पारित होगा। इन दिनों विधानसभा में बजट पर चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री ने अपने इस बजट में 7 नई योजनाओं और 3 नीतियों की घोषणा की है। इस बजट में मुख्यमंत्री ने आखिरी पंक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है। हर वर्ग, हर तबके को छूने का प्रयास करता हुआ ये बजट है। जहां एक और सत्ता पक्ष इस बजट को जनहितैषी करार दे रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि ये जो बजट है वो बेहद ही निराशाजनक है, क्योंकि मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ है। बजट का सरोकार प्रदेश के हर वर्ग से है, आम से है, खास से है। इसलिए हम भी बात कर रहे हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव सूद जी, जो कि सीए हैं, अर्थशास्त्री है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। मुख्यमंत्री ने अपना बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि ये जो बजट है वो जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ बजट है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। और वो कह रहे हैं कि ये एक साल के लिए बजट नहीं है, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए जो है वो आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना है। एक अर्थशास्त्री के रूप में कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? देखिए, ये बजट जो है बेसिकली अगर ये आप देखें तो लास्ट बजट था वो उसमें एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया था। इस बजट में प्रयास किया गया है कि रूरल इकॉनमी जो है हिमाचल की, उसको एक तरह की एम्पावर करके उनके हाथ में एक परचेजिंग पावर बढ़ाएं। जिस तरह से उन्होंने दूध के लिए एमएसपी दिया है, वो शायद फर्स्ट टाइम है इंडिया में किसी ने दूध के ऊपर दिया। जी, पहला राज्य बनने पहला जा रहा राज्य है। हिमाचल में इतने बड़ी एग्रीकल्चर होल्डिंग्स हैं नहीं लोगों की कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनका एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सके। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये काफ़ी इनोवेटिव प्रयास है और सही बात है कि इसका जो है फ़ायदा हमें 10 साल के बाद दिखेगा, जब परचेजिंग पावर किसी एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन में आप आती है और वो पैसा उसका खर्च करती है अर्थव्यवस्था में, यहीं पे हिमाचल में पैसा खर्च करे, तो उसका एक बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। और मल्टीप्लायर इफेक्ट से इकॉनमी जो में है उसमें ग्रोथ आती है, मेरे टैक्सेस की कलेक्शन भी ज़्यादा आती है, चाहे वो सेंट्रल का शेयर हो चाहे मेरे स्टेट के टैक्सेस हो, तो उसमें काफ़ी ग्रोथ आने की संभावना हो जाती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिकल बजट है, ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। इट इज़ नॉट पॉपुलिस्ट, कोई पॉपुलिस्ट भी नहीं है कि हाँ जी मैंने वोट्स गैदर करनी है, पर गिवन सर्कमस्टांसिस में जिस तरह के सर्कमस्टांसिस थे हमारे इस साल में, उस हिसाब से ये काफ़ी एक रोचक और एक इनोवेटिव बजट इसको हम कह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक संतुलित बजट है, वो भी ऐसे में जब प्रदेश पर जो है वो राजस्व वसूली और व्यय में करीब 4,514 करोड़ का अंतर है। वहीं अगर राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे की अगर बात करें तो वो 11.25 करोड़ के करीब है। तो किस तरह से संतुलित विकास प्रदेश का संभव हो पाएगा? देखिए, दो चीज़ें जो हैं वो हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री हैं या आज के मुख्यमंत्री हैं, वो तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो प्रदेश है वो डेट ही उठाई जा रहा है, लोन उठाई जाता है। और आज मेरा जो डेट टू जीएसडीपी है वो कंट्री में सिर्फ पंजाब को छोड़ के या 2-4 और जो इस टाइप के स्टेट्स को छोड़ के, पंजाब का तो हालांकि बहुत ज़्यादा है, वो डेट टू जीएसडीपी 56%। हिमाचल जो है अभी 39% पे है। पर लेकिन अगर ये इस तरह से चलता रहा कि मैं अपने लोन को रिपे करने के लिए भी लोन लूं, तो अर्थव्यवस्था तो खराब होगी फिर। बिल्कुल, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें जागरूक है, अगर ये देखा जाए तो जागरूक है। वो वित्तीय घाटा जो है वो भी कोई अच्छा संकेत नहीं देता। पर लेकिन अगर जो हम देखें इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसको भी, चाहे वो अपने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व हमारे वित्त मंत्री और पूर्व जो है हमारे चीफ मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि शायद आंकड़े सही नहीं है, उसके पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पर सिल्वर लाइनिंग इन द क्राउड ये है कि मेरी जो ग्रोथ है वो 7.1% है। मैं उसको मान के चलूँगा कि वही सही है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो कई सालों से वही बाबू, वही ऑफिसर्स वही आंकड़े पेश कर रहे हैं। तो इस साल कोई स्पेशल कोई टीम कोई आई नहीं है, वो सेम टीम ही प्रस्तुत कर रही है। मेरा जो पर कैपिटा इनकम है हिमाचल की वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। मेरी पर कैपिटा इनकम 2,35,000 से ऊपर है, जिसका मतलब कि हर आदमी की जो आय है वो 2,35,000 है, कि वो 50,000 रुपया नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। तो इसलिए देखा जाए तो हम इसमें थोड़ा सा गौरवित फील कर सकते हैं कि हमारी इनकम ज़्यादा है हिमाचल की। तो इसके अलावा और कोई जो अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं,
इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इससे वर्स भी हो सकते थे, जिस तरह से हम महसूस कर रहे थे कि ये जो साल था, जो बीता साल था, इसमें हमारा आपदा भी आई थी, जी। नेचुरल कैलेमिटी इस हद तक की थी कि 4 महीने तक हमारी जो इकोनॉमिक गतिविधि थी उसको एक शॉक पहुंचा था। शॉक वर्ड माइल्ड वर्ड है, उससे भी ज़्यादा था। सब कुछ मेरा अस्त व्यस्त हो गया था। इकोनॉमी जो है बिल्कुल ठप हो गई थी। ना बाहर से कोई आ रहा था, ना कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक में कोई परचेज सेल हो रही थी, ना टूरिज्म सेक्टर मेरा प्रभावित था, हर सेक्टर प्रभावित था। तो वहाँ पे फिर भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमने मेकअप किया है। मेरी टैक्स कलेक्शंस, चाहे वो जीएसटी की है जिसमें मेरे को सेंटर का शेयर आता है, वो भी बढ़ी है। मेरी जो स्टेट की एक्साइज की थी, जो लिकर की पॉलिसी थे, उसमें भी मेरा बढ़ोतरी आई है। तो अगर हम इस मैक्रो लेवल से देखें तो उस हिसाब से हमने कोई बहुत अचीव तो नहीं कहा कि अचीव तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, पर इतना बुरा भी नहीं किया। आपने जिक्र किया कि आपदा जो पिछले वर्ष प्रदेश पर आई, जिस तरह की स्थिति उस समय बनी, उससे हम सभी भली भांति परिचित है। क्या कुछ जो है आर्थिक रूप से प्रदेश को झेलना पड़ा। हालांकि उस समय जो है मुख्यमंत्री ने काफ़ी कोशिश की स्थिति को संभालने की, और उन्होंने पूरे साल भर वो कहीं ना कहीं वित्तीय जो बोझ पड़ा था प्रदेश पर, उसका हवाला देते भी नजर आए। क्या इस बार के बजट में इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए कोई अलग से प्रावधान, या बजट में कोई ऐसा प्रावधान किया गया है? अलग से तो देखो, रेवेन्यू बजट होता क्या है, पहले बजट में है कि आय और व्यय, कि कहाँ से पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा और कहाँ मैं एक्सपेंडिचर खर्च करूँगा। जो रेवेन्यू में जनरेट करता हूँ वो कहाँ से आता है? सेंट्रल की गवर्नमेंट से जो जीएसटी का जो मेरे को शेयर आता है, वहाँ से पैसा आता है। सेंटर से जो ग्रांट्स आती हैं वो मेरे पास पैसा आता है। स्टेट की एक्साइज या छोटे मोटे जो रेवेन्यू एक्ट्स हैं, वहाँ से जो पैसा आता है वो मेरी आय का साधन है। मेरा आय का साधन है कि थोड़ा बहुत जो मेरे जो पुराना जो कोई रिकवरीज है कहीं से, वो वहाँ से पैसा आ सकता है। पर एक्सपेंडिचर साइड में मेरा जो काफ़ी जो पैसा खर्च हो जाता है वो जनरल एक्सपेंसेस में हो जाता है। 34% के आसपास जो खर्चा मेरा जनरल एक्सपेंसेस का है। इंटरेस्ट रिपेमेंट काफ़ी ज़्यादा पैसा ले जाती है, 9% के आसपास तो इंटरेस्ट और रिपेमेंट का ही चला जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ इस बजट में जो है 10.43% का हिस्सा रखा गया है पूरे बजट का। बिल्कुल, इस बार का ये भी एक सवाल था कि किस तरह से बजट को जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अलग से जो है कम किया गया है एज कंपेयर टू पिछले बजट में, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आपको एक्सपेंसेस उसके लिए क्रिएट करने हैं और आपके पास वो प्रॉपर नहीं है, तो आर्थिक बोझ ज़रूर जो है वो प्रदेश सरकार पर भी और प्रदेश पर भी बढ़ता है। मुझे लगता है रिसोर्सेज काफ़ी सीमित थी, और उसको मद्देनज़र देखते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह मैं स्पेंडिंग इकोनॉमी की तरफ जाऊं, कि लोगों के हाथ पे पैसा पहुंचाऊं, कि वो पैसा खर्च करें, जिसका जैसे मैंने कहा कि एक चर्निंग इफेक्ट होता है। वो एक आदमी दूसरे को भी देगा, तीसरे को देगा, ऐसा एक इकोनॉमिक्स का एक क्या कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन हो जाती है। जिस क्रेडिट क्रिएशन से मेरी जो है ग्रोथ जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जो मेरा टोटल अर्थव्यवस्था का जो बनता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आई है, पर लेकिन वो मेकअप कर देगी ये जो रूरल को उन्होंने एम्पावर किया है, जो लोगों के पास पैसा परचेजिंग पावर जो बढ़ेगी उनकी। और प्रदेश सरकार ये भी कह रही है कि जो नीति आबकारी नीति है, अगर उसको वो ढंग से लागू करती है और साथ ही वैट पे जो है अगर काम किया जाता है, तो वहाँ से 22% जो है इनकम जो है वो जनरेट करेंगे। वो भी ऐसे में जब जो है प्रदेश सरकार पर 87,788 करोड़ का कर्ज ऑलरेडी है, ऐसे में काफ़ी मुश्किल। करोड़ की हम बात करते हैं, उसमें लेगेसी इशू है। ऐसा तो नहीं है कि 87,000 करोड़ रुपया इसी साल में लिया है। वो तो इस साल तो 14-15 हज़ार करोड़ रुपये लिया है जी, बाकी तो पिछला पुराना ही है ना, पुराना ही है। तो उसी का ब्याज देने के लिए मेरे को 3,000 करोड़ रुपये का तो वैसे और लोन लेना पड़ता है। हाँ, तो लोन रिपेमेंट के लिए फिर से लोन लेना पड़ रहा है, क्योंकि अब मैं थोड़ा अगर ये बढ़ता गया मेरा, जैसे मैं डेट और जीएसटीपी की बात कर रहा था रेशियो को, तो मैं कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में फंस सकता हूँ। इसलिए मुझे अपने साधन जुटाने हैं और अपना एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है। तो एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने के लिए अब जो है जनरल एक्सपेंसेस को मैं कर नहीं सकता, वो फिक्स्ड नेचर के हैं। फिक्स्ड नेचर के कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ को पैसा जाता है, जो मेरे पेंशन जाती है, जो मेरा इंटरेस्ट फिक्स्ड है, जो मेरा लोन का रिपेमेंट है, वो तो सारा फिक्स्ड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक मेरा वेरिएबल फैक्टर था, तो उस वेरिएबल फैक्टर को ही मैंने एक तरह का
थोड़ा सा कट लगाया उसमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी करूं, नहीं तो और फिस्कल डेफिसिट मेरा जो है और बढ़ जाना था और मुझे समस्या आनी थी थोड़ी सी। मतलब आपका कहने का अभिप्राय है कि जो बजट है वो बहुत ही सोच समझ के और बड़ी गहन तरीके से जो है वो बनाया गया है, क्योंकि जब प्रदेश इतने ऋण पर है उसके बावजूद भी इस तरह की घोषणाएं करना, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 7 घोषणाएं जो है वो उसको लेकर की गई, योजनाओं को लेकर, 3 नीतियों को लेकर की गई, तो कहीं ना कहीं जनरेट Under करने। the और given एक और चीज जो circumstances, बजट में मुझे लगी कि निवेश जो है वो किसी बड़े निवेश की घोषणा नहीं की गई है, पूंजीगत जो निवेश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पूंजीगत निवेश होगा तभी आय के साधन सृजित हो पाएंगे। उसको आप कैसे बिग देख रहे टिकट साइज जो है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिसिंग है इस बजट से। जी कोई बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं हुई हुई हैं। ये जैसे बात कर रहे हैं कि अंतिम पंक्ति में हमने जी हर जी लोगों तक जाना पहुंचने है, की कोशिश। तो वो समाज के हर वर्ग को छूना की कोशिश जरूर करी है, पर जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बढ़ सकता है किसी माध्यम से कि बड़े बड़े हाईवे बन जाए, ब्रिजेस बन जाएं, उस टाइप में खर्चा ज़रूर कटौती हुई है। और उसमें शायद जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि आपदा में भी देखा कि ये जो 4 लेनिंग वगैरह जो है किस तरह से हमारे शायद सूट नहीं किया, तो शायद उसको ही मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको गुरेज किया है। गुरेज किया उससे, शायद यही सोच सकते हैं इसमें। लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो हर आदमी के लिए कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव चीज़ दिखती है इसमें। जैसे कहा कि पहले एम्प्लॉयज़ के लिए था, अब रूरल के लिए है, मे बी नेक्स्ट ईयर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए या सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए कुछ अच्छी योजना है जिससे कि वो अपना जो अच्छा जीवन जो है व्याप्त कर सकें। आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में पढ़ रही थी तो उसमें एक जो चीज़ मुझे अटपटी लगी इनफैक्ट, कि जो आपका कृषि, क्योंकि कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था का एक बड़ा बूम जो है वो कृषि से मिलता था हिमाचल प्रदेश को। मैंने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में देखा कि 1950-51 में का जो वित्त वर्ष था उस समय ये जो कृषि का जो शेयर था आर्थिकी में वो करीबन 56% था, और अभी ये घटकर 9% के आसपास रह गया है। और अगर वहीं जो सर्विस सेक्टर है, पर्यटन है, इसमें बूम ज़रूर देखा गया है, तो इस गिरावट को आप कैसे देखते हैं? ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना ही है, और इंडिया में तो पहले सारा एग्रेरियन इकोनॉमी थी पूरी। हिमाचल तो टोटली एग्रेरियन था, देश भी वैसे हाँ, बड़ा पूरे देश का। तो इस टाइप से अब अर्बन की तरफ को शिफ्ट हो रहा है, तो लोग भी जो हैं वो दूसरे व्यवसाय में ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। कुछ डेफिनेटली ये भी है कि एग्रीकल्चर में मेहनत ज़्यादा है, उस हिसाब से उनको रिटर्न नहीं आती है, तो जो यूथ है वो थोड़ा सा इसमें जाना नहीं चाहते। पर लेकिन जो अब स्कीम्स इनोवेटिव आ रही हैं, जिस एग्रीकल्चर में भी आ रही है, या ये एमएसपी जो दूध वगैरह में भी दिया है, लैंड होल्डिंग्स कम है, फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है लैंड की, तो गाय या भैंस पालने में ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। और अगर जो उसको उचित मूल्य मिलता है गांव में बैठते हुए, और उसका एक पर कैपिटा से इनकम से ज़्यादा उसको पैसा मिल रहा है, तो डेफिनेटली जो है वो करेगा यार मेरे को 10-15 हज़ार की नौकरी क्यों करनी, वापस गांव की तरफ चलो। तो एक पैराडिगम शिफ्ट भी हो सकता है कि अर्बनाइजेशन की तरफ से वो शायद गांव की तरफ को ही रुख बना लें अपने यूथ भी, अगर जो उसको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले। एक लंबा एक्सपीरियंस आपको एक अर्थशास्त्री के तौर पर है, आपने कई बजट देखे हैं। अगर हम बजट पे बात करें कि जो बजट इसी साल का बजट नहीं, पिछले भी कई बजट, जिस तरह की घोषणाएं बजट के दौरान जो है की जाती है, ज़मीनी स्तर पर कितनी कामयाब होती हुई आपको दिखती हैं? ये हमेशा मैं इस मामले में क्रिटिक हूँ थोड़ा सा। जिस तरह से हमारी ये बजट प्रेजेंटेशन होती है, बजट तो देखो एक पार्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कि आपको बजट पास करवाना ही पड़ता है, जिससे आप एक्सपेंडिचर इनकर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर जब बजट नहीं पारित करवाते हैं तो आपका एक इकॉनमी को फुल स्टॉप ले जाता है, आप एक्सपेंडिचर या टैक्स वगैरह लोगों से नहीं ले सकते। तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है बजट का। पर बजट के साथ एक बजटरी कंट्रोल भी होता है, जिसके लिए समीक्षा जो है करी जाती है, पर लेकिन बजट की स्पीच में उसके बारे में बिल्कुल ही वो साइलेंट हो जाते हैं। आज से चाहे वो पिछले 70-75 साल का जितने साल का भी आंकड़ा ले लो, कोई भी जो है पार्टी जो है या कोई भी आपका वित्त मंत्री है वो उसके बारे में खुलासा नहीं करता कि मैंने लास्ट टाइम इतना बजट रखा था एक्स स्कीम के लिए, उस एक्स स्कीम में मेरा कितना परसेंट खर्च हुआ, ओवर हुआ या अंडर हुआ, और कितने इसके बेनिफिशियरी हुए। तो वाकई जनता को नहीं पता लगता कि ये स्कीम बनाई थी तो इसको कोई अमली जामा बनाया भी गया कि नहीं किया, असलियत में ग्राउंड में ये कोई इसमें वर्किंग हुई या ना हुई। तो ये तो मैं
पिछले भी कई बार यहाँ पे आपके पास भी आया हूँ, कई बार आया हूँ, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसके बारे में भी कुछ ना कुछ वित्त मंत्री को इसके बारे में बजट स्पीच में ज़रूर पब्लिक को बताना चाहिए। अगर लोन की हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से जो लोन प्रदेश सरकार लेती है, जब प्रदेश सरकार सत्ता में आई थी उस समय मुख्यमंत्री ने यह हवाला दिया कि पहले ही प्रदेश जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है, तो हम जो है लोन लेने की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने लोन लेने की जो लिमिट थी उसके लिए एक स्पेशल प्रस्ताव लाया, उसे पारित किया और लोन लेने की जो लिमिट थी उसको बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश की अगर खासतौर पे बात करें तो जीडीपी का कितना % लोन हिमाचल प्रदेश ले सकता है? देखिए, लेने को तो जैसे बोलते हैं ऐसा कोई मापदंड नहीं है बना हुआ है। बोरोइंग लिमिट्स जो है प्रिस्क्राइब्ड हैं कि कितनी बोरोइंग लिमिट्स आपकी बनेंगी। सेंटर से आप कैसे ले सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कैसे ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से कितना लोन ले सकते हैं, इसके वो उन्होंने अपने मापदंड बना रखे हैं। पर लेकिन अगर जो हम बात करें कि कितना % ऑफ GSDP में ले सकता हूँ, एक एम्पेरिकल डाटा अगर जो हम बात करें वर्ल्ड ओवर का, अगर 77% से तक हो जाए तो इसका मतलब कि आप अब वेनेजुला बन गए हैं। ठीक है ना, आपका जो भी कमाई है वो आपका ऋण का इंटरेस्ट देने में ही देने निकल जाएगी सारी। तो वहाँ पे वो डेट ट्रैप में फंस गए, फिर आप उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकते। फिर तो कोई ना कोई आपको टेक ओवर ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए इससे बचना चाहिए कि लोन ना लें ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे हमारा जो देखा जाए तो उड़ीसा में अगर जो पूरे इंडिया की बात करें, सबसे कम जो है डेट टू GSDP उड़ीसा में है, फिर गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। पर ये इन स्टेट्स में क्या है, इनके पास मिनरल्स हैं, इनके पास रिसोर्सेज हैं। हिमाचल जब बना था तो हिमाचल जब 1971 में स्टेटहुड हुआ तो वहाँ पे कभी भी आपको ये नहीं कहा कि आप हमेशा जो है अपने आप ही सेल्फ सस्टेनिंग आपकी इकॉनमी बनेगी। आपको सेंटर हमेशा कोई ना कोई योगदान देता रहा, कोई ना कोई ग्रांट्स देता रहा। स्पेशल बॉर्डर स्टेट है, मेरा हिल स्टेट है, जोग्राफिकली मैं वेल प्लेस्ड नहीं हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, इंडस्ट्री के लिए मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, मार्केट नहीं है, तो मेरे पास सेक्टर्स रहते क्या हैं, टूरिज्म रह जाता है। हाइडल प्रोजेक्ट है, हाइडल प्रोजेक्ट में भी अब इतने ज़्यादा मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अब ऊर्जा नॉन कन्वेंशनल जो है, सोलर की है, विंड की है, थर्मल की है, वो सस्ती हो गई हैं। तो मुझे तो महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। तो अब वो जो HP स्टैंड्स फॉर हिडन पोटेंशियल या HP स्टैंड्स फॉर हाइडल प्रोजेक्ट्स, वो भी एक स्टेटमेंट गलत हो जा रही है, क्योंकि मैं हाइडल प्रोजेक्ट्स में भी अब जो है ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। तो मेरे पास साधन है क्या जहाँ मैं कमा सकता हूँ? मुझे तो बस ये है कि अपने ह्यूमन डेवलपमेंट को करना है कि मैं अपने लोगों को यहाँ से ज़्यादा, चाहे वो आर्मी में भेजूँ, चाहे मैं आपको कहीं और सर्विसेज में भेजूँ, या आपका नॉन रेजिडेंट हिमाचलीज बनाऊँ इंडिया की तरह और डायस्पोरा क्रिएट करूँ कहीं पे कि वो पैसे वहाँ से कमा के यहाँ भेजें। ठीक है ना। इस टाइप का अर्थव्यवस्था हमारी बन गई। इसलिए हमारे को सेंटर से एक बड़ी उम्मीद थी। इस बार जब डिज़ास्टर भी हुआ तो हम कहीं कहीं जो एक कोल्ड फिगर्स में या मापदंड जो उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बना रखे हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है, उसमें हम फिट नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे इतने लोगों की डेथ नहीं हुई। बिल्कुल। पर लेकिन ये चीज़ भी देखनी चाहिए थी, तो संवेदनशील होना चाहिए था थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे स्पेशल एक एक्सट्रीम टाइप के कंडीशंस हैं, जोग्राफिकली भी और बॉर्डर स्टेट भी है, और यहाँ पे एक सड़क टूट जाती है, सारी इकॉनमी जो है लाइफलाइन डिस्टर्ब हो जाती है। तो कुछ ना कुछ योगदान की उम्मीद थी कि एक सेंटर की तरफ से चाहे 10,000 करोड़ रुपये आ जाते एक बार, तो मेरा चक्का जो है इकॉनमी का वो चल सकता था और मेरे को इतने ऋण लेने की आवश्यकता ना पड़ती। कभी ना कभी तो पोजीशन आएगी ऐसी। फिर भी एक हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ जाना है जी। अब आत्मनिर्भर के लिए जो फ्यूचर आउटलुक है उसके बारे में सोचना बड़ा ज़रूरी है। हर बार जो है हम सेंटर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं दिखा सकते अपनी, कि हम हर बार जो है सेंटर में जाएं कि जी हमें जी ग्रांट दीजिए, हमारे पास आजकल खाने को भी नहीं है, तो एक भिखारी वाली बात होगी। हमारी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, हम लंग्स भी हैं कंट्री के। हमारे जो 67% जो है वो फॉरेस्ट है। पहले नेशनलाइजेशन थी फॉरेस्ट की, जब नेशनलाइजेशन हुई 1979 में हुई थी मेरे ख्याल, तो उस टाइम मैं पहले फॉरेस्ट का टिम्बर वगैरह ही बेचता था। आज तो मैं टिम्बर ही नहीं बेच सकता, तो मेरे पास है क्या जो बेचूँ मैं? तो कहीं ना कहीं से मेरे को सेंटर को सपोर्ट करनी है एज बीइंग द लंग्स ऑफ द कंट्री। तो कहीं ना कहीं से मुझे वहाँ से पैसा मिलेगा, तभी मैं यहाँ पे अच्छी अपनी अर्थव्यवस्था और यहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकता हूँ। आफ्टर ऑल एस्पिरेशन जो एक
हिमाचल की बाशिंदे की है वो भी पूरी दुनिया के साथ ही मेल खाती है। हम अपने वो अलग से तो नहीं बैठ सकते ना, हमारी भी एस्पिरेशंस हैं कि हम भी अच्छी लाइफ लीड करें। तो उसके लिए कहीं ना कहीं से हमें सहयोग करना पड़ेगा और अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। एज इंडिविजुअल्स जो मर्जी करो, हिमाचल वाले ऑनेस्ट भी हैं, हार्ड वर्किंग भी है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, तो वो तो मानी हुई बात है, छल कपट इतना जानते नहीं है। तो उसके लिए कोई प्रोत्साहन कहीं से मिल जाए। और इस वक्त बिकॉज हम इस टाइप की गवर्नमेंट में बैठे हैं जहाँ पे थोड़ा सा विपक्ष में है, यहाँ पे वहाँ पे बीजेपी है या कांग्रेस है, तो कहीं पॉलिटिक्स ना चल के अगर जो हमें कुछ सहारा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हालांकि जो है केंद्र सरकार समय समय पर जो है वो बिल्कुल कुछ ना कुछ जो है स्कीम्स की वजह से ही हमारा चला हुआ देखा जाए। काफ़ी जितनी भी हमारी आज की, चाहे आप ये नीतियाँ बोल रहे हैं या योजनाएं बोल रही हैं, जो पुरानी भी हैं, इनका नाम बदलते रहते हैं, पर है तो सेंटर्स की स्कीम ही है ना सारी की सारी स्कीम्स। तो सेंटर से ही आएगा पैसा। सेंटर तो पूरी मेरे तरह पास से तो जो है डेवलपमेंट के लिए पैसे अपना 100 रुपये में से तो मात्र कुछ ही परसेंटेज रह जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो जो मैं आगे कार्य कर रहा हूँ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा हूँ या अपना स्कूल्स में है, कॉलेजेस में, एजुकेशन सेक्टर में कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, सेंटर से ही आ रहे हैं ना स्कीम्स, तभी उनको मैं कर पा रहा हूँ। तो इसी जो फ्यूचर में हम देखा जाए तो अगर जो हमें सेल्फ सस्टेन करना है, जैसे इस टाइम सूर्य उदय स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसे विकल्प मानते हुए हमें सूर्य की ऊर्जा को दोहन जरूर करना चाहिए। हमारे काफ़ी क्षेत्र हैं बिल्कुल। मुख्यमंत्री का भी जो तो टारगेट है वो कि 26 तक हरित राज्य बनाने का, उसके करना लिए चाहिए। जरूरी है स्कीम और हरित राज्य करेंगे उससे हमारा टूरिज्म को भी बूस्ट होगा, क्योंकि पोल्यूशन फ्री रहेगा हमारा। तो कई इनडायरेक्ट बेनिफिट्स काफ़ी मिलते हैं इस चीज़ से, और हमारी इनकम का सोर्सेज भी काफ़ी इससे जनरेट हो सकते हैं। अब होता क्या है, एक जो फ्यूचर आउटलुक में मैं ये मानता हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमारे को फ्री बीज से बचना है। ये एक सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था को जो धक्का चाहे पंजाब में पहुंचा है या कहीं और पहुंचा है, वो कि बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, इसको ये दे दो, इसको फलाने को वो दे दो। उससे क्या हो रहा है? उससे बोझ पड़ रहा है। आपके बिजली बोर्ड की बात करें, जब ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स नहीं देते थे तब आपके सिर्फ 12 लाख मीटर होते थे, अब एकदम 38 लाख मीटर हो गए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अपने जो लोग हैं वो भी फायदा उठाना चाहिए स्कीम्स के लिए। लोग तो फायदा उठाएंगे जब सरकार आपको बोल रही है कि हम फ्री दे रहे हैं, तो कोई भी आम व्यक्ति तो सोचेगा कि ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो एक वायरस है फ्री बीज, और इसका वैक्सीन नहीं मिलेगा। कोविड का फिर मिल गया है, पर फ्री बीज का वैक्सीन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लत पड़ जाती है। किसी को चीज़ को फ्री दे दो ना, उसको अच्छी लगती है, फिर वो उससे कोई छीनने की कोशिश करो, वो आपको प्रताड़ित करेगा। कार्यक्रम में हमारे साथ थे राजीव सूद जी, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, और बेहद ही अच्छे तरीके से जो है उन्होंने हमें इस बार के बजट को और पिछले बजटों के बारे में भी तमाम जानकारी जो हमारे दर्शकों के साथ साझा की है और हमें सरल भाषा में बजट के बारे में समझाया है। कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू।